क्या साइंटिस्ट ने सोल यानी आत्मा के होने का सबूत ढूंढ निकाला है? साइंटिस्ट ने शरीर से निकलती एक बहुत ही वियर्ड चीज, एक ऑरा की तरह दिखने वाली चीज को अपने इंस्ट्रूमेंट्स में कैप्चर कर लिया है। इंटरनेट पर भी आपने देखा होगा, कई रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं। वेल, आप बिलीव नहीं करोगे साइंटिस्ट ने क्या देखा। इस इमेज को जरा ध्यान से देखना। यह है एक आदमी की अलग अलग समय पर ली गई तस्वीरें। इसमें ये जो ब्लू हिस्सा है वो नॉर्मल है, मगर जो ग्रीन, येलो और रेड एरियाज है वो शरीर का हिस्सा एक स्पेशल किस्म की लाइट को रिलीज कर रहा है। एंड नो, ये इंफ्रारेड कैमरा के इमेजेस बिल्कुल नहीं है जो बॉडी हीट को कैप्चर करते हैं। इंफ्रारेड इमेज भी आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा दिखता है। बॉडी हीट सबसे ज्यादा मिड सेक्शन में होती है और इसीलिए ये एरियाज यहां पर लाइट अप हो रहे हैं, मगर एक्सपेरिमेंट में खींचे गए फोटोज में मिड सेक्शन तो जरा सा भी लाइट अप नहीं हो रहा है। देखना कैसे चेहरे के सेंटर में यही लाइट के पार्टिकल सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, मगर वहीं पर एक मरे हुए इंसान का इमेज कुछ ऐसा दिखता है, एकदम नीला और बेजान। यह है एक और एग्जाम्पल। यह एक जिंदा चूहा और यह है एक मरा हुआ चूहा। सो ये चमकती हुई चीज आखिर है क्या जो एक जिंदा जीव में दिखाई देती है, बट वहीं पर उसके मरने के बाद अचानक से गायब हो जाती है और जो बॉडी हीट भी नहीं है? वेल, यही एग्जैक्ट सवाल साल 2009 में टोहोकू यूनिवर्सिटी के एक ब्रिलियंट जापानीज साइंटिस्ट मसाकी कोबायाशी को भी आया था, जिसका जवाब ढूंढने के लिए ही उन्होंने इस ह्यूमन लाइट वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और मसाकी को कोई आइडिया नहीं था कि जो खोज वो करने वाले थे वो एक ऐसी क्रांति लाएगा जो हमारे दुनिया देखने के नजरिए को ही हमेशा के लिए बदल के रख देगा। वेल, इसी दौरान कईयों का ऐसा मानना था, इंक्लूडिंग मैनी साइंटिस्ट, कि इससे साफ सबूत सोल या फिर कॉन्शियसनेस के होने का हमें मिल ही नहीं सकता, और इसे बकायदा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा परफॉर्म करके भी बताया। मगर मसाकी फिर भी इससे पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे। आखिर मसाकी इस अननोन लाइट सोर्स के बारे में ऐसा क्या जानते थे? साल 1923 सोवियत यूनियन, एक रशियन बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गुरविच ऑब्सेस्ड थे एक सवाल से कि एक सेल आखिर डिवाइड होकर एक से दो कैसे बनता है। इसके लिए वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऑनियंस की जड़ों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, और तभी उन्होंने देखा कि रूट के टिप के सेल्स किसी तरह आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। वो एक दूसरे तक मल्टीप्लाई होने के सिग्नल्स पहुंचा रहे थे, मगर स्लो केमिकल सिग्नलिंग के जरिए नहीं, बल्कि इंस्टेंट और इनविजिबल सिग्नलिंग के जरिए। उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि सेल्स कुछ तो इनविजिबल रेडिएशन को एमिट करते हैं जो बाकी के सेल्स को मल्टीप्लाई होने का सिग्नल भेजता है, और इसी से सेल्स एक से दो होते हैं। इसे उन्होंने नाम दिया माइटोजेनेटिक रेडिएशन। मगर क्या वो अपने इस दावे को सही प्रूफ कर पाते? वेल, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया इसे टेस्ट करने के लिए। उन्होंने दो ऑनियंस लिए विथ रूट्स, जिसमें एक ऑनियन का रूट ग्रोइंग स्टेज में था। इसे सेंडर ऑनियन कहा गया जो सिग्नल को भेजेगा, और दूसरे ऑनियन को रिसीवर कहा गया जो सिग्नल को रिसीव करेगा। उन्होंने फिर सेंडर ऑनियन के रूट के टिप को दूसरे ऑनियन के रूट पर सटीकता से पॉइंट किया और बीच में क्वार्ट्ज के पतले से ग्लास को रखा ताकि कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या केमिकल सिग्नलिंग ना हो पाए। अब कुछ दिनों के लिए उन्होंने सेटअप को ऐसे ही रहने दिया, और फिर जब वापस आकर उन्होंने रिजल्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उनकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि रिसीवर रूट के जिस एरिया में सेंडर रूट का टिप पॉइंट कर रहा था, उस एग्जैक्ट एरिया में सेल्स भारी संख्या में मल्टीप्लाई हो चुके थे, दूसरे अनएक्सपोज एरिया से कई ज्यादा मात्रा में। और उसी के कुछ सालों पहले ही 1905 में, आपको याद होगा, आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी पब्लिश हुई थी, जो लाइट को एक फंडामेंटल आइडिया मानती थी। और इसीलिए गुरविच को अब पक्का यकीन हो चुका था कि ये इनविजिबल लाइट या कह लो ऑरा, माइटोजेनेटिक रेडिएशन वाकई में एग्जिस्ट करती है, जो सेल्स को ग्रो होने का सिग्नल भेजती है। और अपने इसी खोज को उन्होंने फॉर्मली 1923 में एक रिसर्च पेपर में भी पब्लिश किया, जिसके बाहर आते ही मॉस्को से लेकर बर्लिन तक सभी साइंटिस्ट में एक बड़ी लहर फैल गई। गुरविच रातों रात रॉकस्टार बन गए और सभी साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में इस एक्सपेरिमेंट को खुद रेप्लिकेट करने में लग गए। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कुछ ही सालों में करीब 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने जब इस क्लेम को इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया तो सभी को मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने लग गए। कुछ को ग्रोथ दिखता तो कईयों को कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता, और उस मिस्टीरियस लाइट का भी कोई प्रूफ किसी ने नहीं देखा। अब इससे कई सालों से चुप बैठे क्रिटिक्स को भी बोलने का मौका मिल गया।
गुरविच के रिसर्च को कई साइंटिस्ट आंखों का धोखा कहने लगे। एक फिजिसिस्ट अर्विंग लैंगमोर ने तो इसे सीधा पैथोलॉजिकल साइंस ही कह दिया, यानी कि बेसिकली बीमार साइंस। मगर गुरविच अपनी इस खोज को लेकर 100% कन्विंस थे। उन्होंने 2 किताबें भी पब्लिश की, द थियरी ऑफ बायोलॉजिकल फील्ड 1944 और माइटोजेनेटिक रेडिएशन 1945। और अंतिम घड़ी तक अपने इस आइडिया का प्रचार करते करते वो 1954 में फाइनली चल बसे अपनी बेटी एना गुरविच के हाथों में एक जिम्मेदारी सौंपकर, उनकी थियरी को सच साबित करने की जिम्मेदारी। साल 1962 टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। एक स्पेशल किस्म के डिवाइस से एक्सपेरिमेंट करते हुए एना के हाथ कुछ बड़ा लगता है, जो उसके पिता की खोई हुई इज्जत को वापस से लौटा सकता था। यह डिवाइस था फोटोन काउंटर मल्टीप्लायर। यह बेसिकली जैसे नाम बताता है, फोटॉन्स यानी कि लाइट के पार्टिकल्स का काउंटर और एक मल्टीप्लायर है यानी कि एम्पलीफायर। जैसे एक ऑडियो एम्पलीफायर कैसे एक माइक में कैप्चर हुए लो ऑडियो इनपुट को एम्पलीफाई करता है, यह डिवाइस वैसे ही लो लाइट पार्टिकल्स के इनपुट को एम्पलीफाई करता है ताकि हम उन्हें इजीली मेजर कर सकें। एना ने इस डिवाइस को प्लांट सेल्स के आगे एक अंधेरे से बक्से में कुछ समय के लिए रखा और कुछ ही समय में एकदम पिच डार्कनेस होने के बावजूद भी यह डिटेक्टर लाइट के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने लगा। एंड वो एग्जैक्टली जैसे अलेक्जेंडर गुरविच ने कहा था कि ये सेल्स यानी कि कोशिकाएं वाकई में लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो बस हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये 200 से 300 नैनोमीटर्स के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो, ये है लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स। अब फिजिक्स में ये फोटॉन्स एक वेव की तरह ट्रैवल करते हैं और इसीलिए हम लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। ये लाइट पार्टिकल्स वेव फॉर्म में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में ट्रैवल करते हैं, मगर हम सिर्फ लाइट की वही फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं जो 380 से 780 नैनोमीटर्स के रेंज में ट्रैवल करते हैं, जिसे हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। मगर क्योंकि ये सेल्स 200 से 300 नैनोमीटर के रेंज में लाइट को रिलीज कर रहे थे, इसीलिए इस यूवी स्पेक्ट्रम की लाइट को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाए। प्लस लाइट के पार्टिकल्स की संख्या भी डिटेक्टर ने बताया यहां पर एक्सट्रीमली कम रिलीज हो रही थी, बस 1 से 1000 फोटॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जबकि एक टिपिकल 60 वॉट के बल्ब का फोटोन एमिशन इतना होता है 1 क्विंटिलियन फोटॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसीलिए अब तक लिविंग सेल से निकलती इस लाइट को कोई भी प्रूव नहीं कर पाया था। अब ये नई डिस्कवरी देखना आगे कैसे एक नया अननोन डायमेंशन ही खोल देगी। मगर क्या आपने देखा 1900s में डेटा कैप्चर करना कितना मुश्किल होता था? मगर आज फॉर्चुनेटली डेटा साइंस, एआई एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जिससे ये पूरा प्रोसेस एक तरह से ऑटोमेट हो गया है। और इसीलिए आज साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस या इवन मीडिया, आप कोई भी फील्ड ले लो, डेटा साइंस, एआई और मशीन लर्निंग ऐसे फ्यूचर प्रूफ स्किल्स है जिनका डिमांड तो बहुत ही हाई है, बट अनफॉर्चुनेटली इन स्किल्स की ट्रेनिंग ना के बराबर है। बट यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्केलर, जो कि एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनके पास इन सभी फील्ड्स में प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स अवेलेबल है ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ एक डिग्री हासिल ना करें बल्कि करियर रेडी बन सके। इनफैक्ट यहां पर स्टूडेंट्स को टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटरशिप भी मिलती है। और अब तक स्केलर ने 15,000 लर्नर्स के करियर्स को ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है। स्केलर ने गूगल, फ्लिपकार्ट, मेटा जैसे 900+ कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है, जिनमें प्लेसमेंट्स करवाने के लिए स्केलर की टीम स्टूडेंट्स की मदद भी करती है। प्लस स्केलर लर्नर्स ऑल्सो गेट एक्सेस टू 100 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स। बट सबसे अच्छी चीज ये है कि सब कुछ आपको सिंपल 2 साल के EMI ऑप्शन में भी मिल जाएगा, दैट टू विद 0 इंटरेस्ट। इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डू कंसिडर चेकिंग देम आउट, क्योंकि अगर आपका गोल एक टेक लीडर बनना है तो स्केलर कैन बी योर लॉन्च पैड। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। अब नेचुरली इतने बड़े डिस्कवरी के बाद एक बार फिर से कई साइंटिस्ट गुरविच के काम में इंटरेस्ट लेने लगे। कई सारे बड़े सवाल रिलीज होने लग गए, क्योंकि इसका मतलब यह था कि हमारा शरीर भी लाइट रिलीज करता होगा। तो क्या इस लाइट का हमारे जिंदा रहने में कोई रोल होता होगा? कहीं हमारे बॉडी के मेन फंक्शंस इसी लाइट पर तो डिपेंडेंट नहीं? अगर हां, तो क्या हम किसी के शरीर से निकलते इन्हीं लाइट पार्टिकल्स को मेजर करके किसी इंसान के हेल्थ के बारे में बता सकते हैं क्या, कि उसे कोई छुपी संगीन बीमारी तो नहीं जो उसे समय से पहले साइलेंटली मार रही है, कोई छुपा हुआ कातिल जैसे कैंसर? फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप इन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे जो 1970s में कैंसर रिसर्च को लेकर काफी ऑब्सेस्ड थे।
इसी दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग में उनके सामने गुरविच के रिसर्च पेपर्स आते हैं और वो इस पूरे लिविंग सेल्स लाइट पार्टिकल्स एमिट करते हैं वाले कॉन्सेप्ट से बहुत ही फैसिनेट होते हैं। वो इन इतिहास में पहली बार बायोफोटॉन्स नाम देते हैं और इस प्रोसेस को अल्ट्रा वीक फोटोन एमिशन, और इस पर और गहराई से रिसर्च करने लगते हैं। वो इन पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस को खुद सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट तो करते हैं, मगर इसी के साथ वो एक बड़ा खुलासा भी करते हैं कि ये जो फोटॉन्स है ना, ये ऐसे ही रैंडम लाइट के लीकेजेस नहीं है, बल्कि ये सेल्स का, इवन हमारे शरीर का एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हर एक फंक्शन को रेगुलेट करता है, डीएनए रिपेयर से लेकर ग्रोथ और मेंटेनेंस तक। उन्होंने क्लेम किया कि ये बायोफोटॉन्स कोहेरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, जिस पैटर्न के जरिए इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली कम्युनिकेट होती है। अब कोहेरेंट पैटर्न्स ये बेसिकली एक क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ड है, जिसके बारे में अगर एकदम शॉर्ट में समझाऊं तो देखो, अगर कई सारे वेव्स एक ही पैटर्न या ऑर्डर में अलाइन होते हैं ना, फोकस होते हैं ना, तो उसे कोहेरेंट पैटर्न कहा जाता है। जैसे एक लेजर लाइट जो एकदम फोकस्ड तरीके से यूनिडायरेक्शनली ट्रैवल करती है। और इसीलिए इंटरनेट पहुंचाने वाले ऑप्टिकल फाइबर्स भी लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं डेटा पैकेट्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि इंटरफेरेंस ना होने की वजह से कम्युनिकेशन सुपर इफेक्टिवली होता है। बट वहीं पर अगर उन वेव्स का ऑर्डर एक जैसा नहीं हुआ तो उन्हें इनकोहेरेंट पैटर्न कहा जाता है। जैसे एक बल्ब फॉर एग्जाम्पल, जो जब ऑन होता है तो रैंडमली लाइट को चारों दिशा में छोड़ता है। इससे काफी इंफॉर्मेशन वेस्ट हो जाती है और कम्युनिकेशन वीक हो जाता है और ढेर सारा एक्स्ट्रा नॉइज भी क्रिएट होता है। मगर फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप ने कैसे ये कह दिया कि ये सेल से निकलती लाइट कोहेरेंट पैटर्न्स ही बना रही है? उन्होंने सारे रिलीज होते फोटॉन्स का एक स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला, जिससे पता चला ये फोटॉन्स एक फिक्स्ड पैटर्न हार्मनी में निकल रहे थे, किसी सिंक्रोनाइज म्यूजिक की तरह। इसी के चलते उन्होंने एक ग्रैंड थियरी को प्रपोज किया कि ये बायोफोटॉन्स एक सेल्यूलर रेडियो की तरह है, जो सेल का डीएनए रिलीज करता है और जो ग्रोथ, रिपेयर और इवन इम्यून रिस्पॉन्सेस के सिग्नल्स को पूरे शरीर में फैलाता है, जिन सिग्नल्स के प्रॉपर कम्युनिकेशन के ही जरिए एक शरीर प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। अगर इन सिग्नल्स में थोड़ा सा भी ग्लिच आ गया तो शरीर बीमार हो जाता है। जैसे उन्होंने दावा किया कि कैंसर सेल्स में इन्हीं लाइट पार्टिकल्स का कोहेरेंट पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि इन थियरी किसी के बॉडी में कैंसर छुपा है या नहीं, ये उनके सेल्स से निकलती रोशनी को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। काफी बड़ा खुलासा, राइट? ये सब इन्होंने अपनी 1989 की किताब बायोफोटॉनिक्स में भी पब्लिश किया। बट ये किस हद तक सच था, क्योंकि इसका सबूत तो अब तक हमारे पास नहीं था। मगर फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप एक बहुत ही कैरिस्मेटिक और इंस्पिरेशनल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने इस बड़े आइडिया को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कॉन्फ्रेंसेस में स्पीचेस देते, किताबें लिखते, बायोफोटॉन्स को इवन क्वांटम मैकेनिक्स के साथ लिंक करते, जिससे उनके इस आइडिया का दुनिया भर में बहुत प्रचार हुआ। और जर्मनी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिजिक्स एस्टैब्लिश करने के बाद तो फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप फादर ऑफ बायोफोटॉनिक्स ही बन चुके थे। मगर पॉप के इन्हीं आइडियाज के फेमस होते ही मानो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी दो गुटों में बंट चुकी थी। पहला गुट था द बिलीवर्स का, जो पॉप के इन्हीं आइडियाज से इंस्पायर होकर इस पर और रिसर्च करने लगे, और दूसरा गुट बन गया द डिसबिलीवर्स का, जो इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ये वीक बायोफोटॉन्स का कोई तो और ही एक्सप्लेनेशन होगा। नाउ लेट मी आस्क यू फ्रेंड्स, अगर आप वहां पर होते तो आप किस गुट को चुनते और कौन एक्चुअली में सही था? आगे आप देखोगे कैसे पॉप के डिस्कवरीज ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के लाइन को ही कई दशकों तक के लिए ब्लर करके रख दिया। साइंटिस्ट तक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या साइंस है और क्या स्पिरिचुअलिटी या मेटाफिजिक्स। इसका असर कुछ ऐसा पड़ा, इवन आज तक कई कॉमन लोग साइंस और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते, साइंटिफिक प्रूफ्स और स्पिरिचुअल क्लेम / स्पेक्यूलेशंस में अंतर ही नहीं समझ पाते, और विश्वास और अंधविश्वास में फर्क नहीं पहचान पाते। Some people's auras are more weaker than others, and some people's auras are more, you gravitate towards them more, and that's the difference between a star and a non-star, to be frank. It's an energy, and that aura particularly, it grabs people's eyes, and not all people's nazar eyes is good. बट ये वीडियो आज ये भी क्लियर कर देगा पूरे हिस्टोरिकल और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ। सो बैक टू 1990s, फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप से इंस्पायर होने वाले कई साइंटिस्ट में से एक थे रशियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटीन कोरोटकोव,
जिन्होंने 1990s में कुछ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज का दावा किया, जिनमें से एक थी ये डिस्कवरी कि एक इंसान की मौत के बाद उसकी बॉडी 24 से 48 आवर्स तक धीरे धीरे करके कॉन्शियसनेस को एक ऑरा के रूप में छोड़ती है। 1990s में कॉन्स्टेंटीन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे वो सिर्फ एक इंसान की ऑरा, जिसे वो बायोफील्ड कहते थे, को मेजर करके पता लगा सकते थे कि पेशेंट का एनर्जी स्टेट क्या है, उसे कोई फिजिकल या मानसिक पेन या बीमारी तो नहीं। इस डिवाइस का नाम था गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, GDV, और कॉन्स्टेंटीन का यह मानना था कि यह ऑरा कॉन्शियसनेस का ही एक सबूत है जो सिर्फ एक इंसान के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी डिपेंडेंट है। 1998 में उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था लाइट आफ्टर लाइफ, जिसमें उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल क्लेम्स किए। जैसे उन्होंने लिखा कि इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे करके अपने ऑरा यानी कॉन्शियसनेस को अपने आसपास के एरियाज और ऑब्जेक्ट्स में रिलीज करती है, जैसे मानो शरीर से आत्मा निकल रही हो। उनके हिसाब से इसे GDV डिवाइस से मेजर भी किया जा सकता है क्योंकि आसपास के ऑब्जेक्ट्स के एनर्जी लेवल्स चेंज होने लगेंगे। इवन एक इंसान कैसे मरा उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी ऑरा छोड़ेगा। अगर वो अननेचुरल या वायलेंट तरीके से मरा हो तो उसके शरीर से निकलने वाले ऑरा की लाइट भी एकदम इंटेंस, इररेगुलर और प्रोलॉन्ग्ड होगी जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर पीसफुल तरीके से नेचुरल डेथ हुई हो तो स्टेडी एंड स्मूथ तरीके से रिलीज होगी। बेसिकली कॉन्स्टेंटीन ने अपने काम से साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने की कोशिश की, जो कि अच्छी कोशिश थी, बट अनफॉर्चुनेटली जितनी पॉपुलैरिटी इनके बुक को मिली उतना इनके काम ने साइंटिफिक कम्युनिटी में क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं की, क्योंकि कॉन्स्टेंटीन के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही छोटे सैंपल साइजेस में किए गए थे और कोई भी एक्सपेरिमेंट पीयर रिव्यूड नहीं था, यानी कि मल्टीपल दूसरे साइंटिस्ट द्वारा टेस्टेड और वेरीफाइड नहीं था। मतलब अच्छा चांस था कि शायद कॉन्स्टेंटीन रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, यानी अलग तरीके से देख रहे थे। आगे बताऊंगा इनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। मगर 1990s में ही एक और एक साइंटिस्ट थे जापान से, मसारू इमोटो, जो आज भी एक्सट्रीमली पॉपुलर है और जिन्होंने तो एक कदम और आगे जाकर इसी लाइट के कॉन्शियसनेस या एनर्जी फील्ड होने वाले आइडिया को यूनिवर्सल बता दिया, यानी कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस एक फील्ड की तरह होती है जो पूरे यूनिवर्स में है, इंक्लूडिंग वाटर, यानी कि पानी में भी। यस, पानी में कॉन्शियसनेस। कई लोग तो इस आइडिया को पानी पीकर भी नहीं निकल पाएंगे, बट इमोटो ने पानी से बात करते हुए कुछ माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके दिखाए, इसे प्रूफ करने के लिए, जो कि वर्ल्ड फेमस भी हुए। उन्होंने 2 कंटेनर्स में डिस्टिल्ड यानी कि प्योर पानी लिया। एक कंटेनर को उन्होंने पॉजिटिव मैसेजेस से एक्सपोज किया और दूसरे को नेगेटिव मैसेजेस से। जैसे उन्होंने एक कंटेनर के बाहर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को चिपकाए इनवर्ड फेसिंग एंगल में, वर्ड्स जैसे कि लव, ग्रैटिट्यूड, पीस, हार्मनी, तो वहीं पर दूसरे कंटेनर में उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स को चिपकाए जैसे हेट, इविल, स्टूपिड और डिसगस्ट। अब पॉजिटिव कंटेनर के सामने उनके स्टाफ पॉजिटिव वर्ड्स को वर्बली भी बार बार दोहरा रहे थे, तो नेगेटिव कंटेनर्स के सामने नेगेटिव वर्ड्स को दोहरा रहे थे। और फिर फाइनली उन्होंने उन दोनों कंटेनर्स में से छोटे 0.5 ml के सैंपल्स लिए, उन्हें एक प्लेट में डाला और उसे -20 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करने के लिए रख दिया। उन्होंने पाया कि पॉजिटिव कंटेनर्स के सैंपल्स के आई स्ट्रक्चर्स या स्नोफ्लेक्स ज्यादा हेल्दी और स्ट्रक्चर्ड और सिमेट्रिकल थे, मगर वहीं पर नेगेटिव मैसेज को एक्सपोज्ड वाटर के आइस का स्ट्रक्चर बहुत ही एसिमेट्रिकल, अनहेल्दी और इररेगुलर सा था। इसे उन्होंने कई बार टेस्ट किया अलग अलग मैसेजेस के साथ। इवन उन्होंने सिटीज के टैप वाटर और नेचुरल माउंटेन वाटर में भी फर्क निकाला और कहा सिटीज के टैप वाटर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है और नेचुरल वाटर में पॉजिटिव एनर्जी। When water travels in the city, it collects negative information from the people and pollution. What concerns me is that water from any big city tends not to form beautiful crystals. इमोटो ने साल 2003 में अपनी किताब भी पब्लिश की, द हिडन मैसेजेस इन वाटर, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई। इवन आज भी इस किताब के अमेज़न पर 4.7 स्टार्स की रेटिंग है। सो क्या ये वाकई में सच था? क्या साइंस जो डिस्कवर कर रहा था वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए दिख रही थी? जैसे इमोटो ने ये भी कहा था कि वाटर हमारे 4 डिमेंशंस को सोल के 5th डिमेंशन से कनेक्ट करता है। क्या इमोटो ने कुछ मिस कर दिया था? वेल, इसका जवाब भी बहुत ही जल्द आपको आगे दूंगा, बट अभी के लिए जरा फोकस करते हैं साइंटिस्ट के गुट नंबर 2 पर, द डिसबिलीवर्स पर।
सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट वाले साइंटिस्ट जो फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप के इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, उन्हें लगा पॉप एक्सपेरिमेंट में मिलने वाले रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और भटक गए। इस ग्रुप में मेजरली 3 साइंटिस्ट थे, फ्रिट्ज से शेफर, टेरेंस क्विकेंडन और जापान से मासाकी कोबायाशी। देखो, उस वक्त तक तो ये विदाउट अ डाउट प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के साथ एस्टैब्लिश हो चुका था कि हमारी बॉडी और इवन प्लांट और एनिमल सेल्स बहुत ही वीक इंटेंसिटी की लाइट छोड़ते हैं, अल्ट्रा वीक फोटोन एमिशंस या बायोफोटॉन्स। जैसे हमने देखा था कुछ 1 से 1000 फोटॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेंज में। मगर पॉप की जो ग्रैंड थियरी थी इसे कॉन्शियसनेस से लिंक करने की, वो इन साइंटिस्ट के हिसाब से बहुत ही स्पेक्युलेटिव थी एंड नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन एविडेंस। बट इन साइंटिस्ट के पास एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन था, एक ऐसा आइडिया जो 1930s में ही, यानी कि 50 साल पहले से ही पैरेलली डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था। कहानी की शुरुआत 1930s के ही दशक से होती है, जब साइंटिस्ट अलेक्जेंडर होलैंडियर ने पहली बार गुरविच के आइडिया को टेस्ट किया था और कहा कि ये वीक सी रोशनी एक्चुअली में सेल्स में हो रहे केमिकल रिएक्शन की वजह से भी क्रिएट हो रही हो सकती है एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे हमने सी क्रीचर्स और कुछ फ्लाइज जैसे जुगनुओं में बायोलुमिनेसेंस देखा है ना, वैसे ही टाइप की कोई तो लाइट होगी। बट ये बस उनका एक बेसिक सा आइडिया था विदाउट एनी एविडेंस, जिस पर फिर 1950s में फोटो मल्टीप्लायर इन्वेंट होने के बाद 2 अमेरिकन साइंटिस्ट बर्नार्ड स्ट्रेलर और विलियम आर्नोल्ड ने काम किया और इन्होंने प्लांट्स और एल्गी सेल्स पर इस आइडिया को रिगरसली टेस्ट किया। अब कई एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट करने के बाद उन्होंने बकायदा इसे रिसर्च पेपर में भी पब्लिश किया। ये वाला रिसर्च पेपर लाइट प्रोडक्शन बाय ग्रीन प्लांट्स, वो भी एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड साइंस जर्नल ऑफ जनरल फिजियोलॉजी में, यानी कि उनका ये रिसर्च अप्रूव्ड था बाय अदर साइंटिस्ट। इस पेपर में जैसे आप देख सकते हो, इन्होंने रिवील किया कि ये जो रोशनी प्लांट से निकल रही है ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है प्लांट्स में हो रहे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी फोटोसिंथेसिस से। तो चलो, अब तक ये तो क्लियर हो गया था कि इस लाइट का मेटाबॉलिज्म के साथ कोई तो लिंक है, जिसे केमिल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं। मगर ये वीक फोटॉन्स एग्जैक्टली क्रिएट कैसे हो रहे हैं, इनके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कायदे या फिर स्पिरिचुअल कानून, इसे एकदम रूट लेवल पर समझने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, ऑप्टिक्स और फोटोग्राफी में। और 1980s में सिर्फ एक ही देश था जो इसमें सबसे आगे था। बताओ कौन सा देश? जिस देश में इवन आज तक ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉप कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भरे पड़े, जापान। मासाकी कोबायाशी जापान के टोहोकू यूनिवर्सिटी के एक बायोफिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिसर्चर है। ये 1980s से ही फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप के वन ऑफ द बिगेस्ट स्केप्टिक रहे हैं और इन्होंने एक बहुत ही यंग एज से ही प्लांट सेल्स पर रिसर्चेस करना शुरू कर दिया था। ये जानते थे कि अगर सेल से निकलती रोशनी के रूट कॉज तक पहुंचना है तो हमें बहुत ही एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए वो लेट 80s से ही जापानीज इंडस्ट्रीज के साथ रिसर्च टाई-अप्स करना शुरू कर दिए थे। और 1999 में फाइनली उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। कोबायाशी ने कंपनीज जैसे हमामात्सु फोटोनिक्स के साथ मिलकर एक्सट्रीमली सेंसिटिव इमेजेस कैप्चर कर पाने के लिए एक सुपर एडवांस कैमरा बनवा लिया था, एक कूल्ड चार्ज कपल्ड डिवाइस कैमरा, CCD कैमरा। ये कैमरा मानो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से सीधा कलर टीवी के लेवल का शिफ्ट था, क्योंकि नंबर 1 ये कैमरा -120 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता था, जिससे इमेज कैप्चरिंग में थर्मल नॉइस ना के बराबर कैप्चर होती। नंबर 2, ये लिटरली एक सिंगल फोटॉन्स को तक डिटेक्ट कर सकता था, उनके एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस एंड टाइम के साथ। पहले के फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिवाइसेस तो सिर्फ फोटॉन्स को एक ही पॉइंट सोर्स में बस डिटेक्ट कर सकते थे, यानी बस कंफर्म कर सकते थे कि यस फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, बट उनका रियल टाइम मल्टीपल लोकेशंस में इमेजिंग नहीं कर सकते थे। नंबर 3, ये नए CCD कैमरास एक पूरा 2D रियल टाइम मैप बना सकते थे, जो रियल टाइम इवॉल्व होता है बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ फोटॉन्स। मतलब इससे अब हमें एग्जैक्टली पता चल सकता था कि एक सिस्टम में फोटॉन्स कहां से, कैसे और कब और कितने रिलीज हुए, जिससे लिटरली आप इन अल्ट्रा वीक फोटोन एमिशंस को बहुत ही एक्यूरेटली स्टडी कर सकते थे। और नंबर 4, हाई थ्रूपुट लेंस के जरिए एक साथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करना अब इजी हो गया था। इस जनरेशनल लीप वाले टेक्नोलॉजी के साथ कोबायाशी तैयार हो चुके थे एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, एक रैट यानी चूहे के दिमाग से निकलती रोशनी को स्टडी करने के लिए, उसके एग्जैक्ट सोर्स को पिन पॉइंट करने के लिए।
एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल था। उन्होंने कुछ चूहे लिए जिनके ब्रेन्स को एक्सपोज किया। इन्हें एक अंधेरे कमरे में सीसीडी कैमरास के आगे लगभग 20 मिनट के लिए रख दिया गया। साथ ही में इनके सिर के साथ एक ईईजी मशीन को भी कनेक्ट किया गया ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को भी मेजर करने के लिए, और एक डिवाइस सीबीएफ यानी सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिवाइस भी रखा गया उनके ब्लड फ्लो और रिजल्टेंटली ऑक्सीजन लेवल्स को भी मॉनिटर करने के लिए। सो इनको अब बेसिकली 3 टाइप का डेटा मिलने वाला था ब्रेन से। नंबर 1 ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, नंबर 2 ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन लेवल्स का डेटा, और नंबर 3 फोटोन एमिशन के एग्जैक्ट लोकेशंस और टाइम पीरियड्स का एक 2D ग्राफिकल डेटा। एक्सपेरिमेंट रन करने पर इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स नोटिस किए। जब जब ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या ऑक्सीजन लेवल्स स्पाइक होते तब तब ब्रेन ज्यादा फोटॉन्स को रिलीज करता, और यह पैटर्न बिल्कुल कंसिस्टेंट था। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और ऑक्सीजन कंजम्पशन के इंक्रीज होने का मतलब तो साफ था कि सेल्स में न्यूरोनल एक्टिविटी हो रही है जिसे सपोर्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। और जब जब मेटाबॉलिज्म होता है तब तब क्या ज्यादा जनरेट होता है एज अ बाय प्रोडक्ट? वेल, एक तरफ नॉर्मल प्लेन वाटर और दूसरी तरफ आरओएस यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब वाटर तो क्लियरली फोटॉन्स एमिट नहीं कर रहा, सो ये आरओएस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहीं ये तो छुपके से लाइट एमिट नहीं कर रहा। वेल, इस एक्सपेरिमेंट के डेटा से विथ प्रूफ्स एंड एविडेंस कोबायाशी ने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज किए। जैसे नंबर 1 कि एक चूहे का दिमाग स्ट्रेस की वजह से लिटरली ग्लो करता है। यस, ये लाइट पार्टिकल्स फोटॉन्स एक एनिमल सेल में सेल मेटाबॉलिज्म की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। नंबर 2, इस मेटाबॉलिक स्ट्रेस से आरओएस जो मेटाबॉलिज्म का ही एक बाय प्रोडक्ट है के लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आरओएस इंक्रीज होता है वैसे वैसे फोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। सो कहीं यही आरओएस ही तो फोटॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं? क्या आरओएस ही वो छुपा हुआ चोर है जिसे हम आत्मा या कॉन्शियसनेस का सबूत समझ रहे थे? वेल, कोबायाशी इतनी दूर आकर यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। अभी तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी और एक बहुत बड़ी क्रांति लाना बाकी था, क्योंकि अगर यह खोज सही थी तो इससे लिटरली कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को समय से पहले ही रोका जा सकेगा। 2007 में कोबायाशी ने आरओएस और इस अल्ट्रा वीक फोटोन एमिशन का कॉजल लिंक कंफर्म करने के लिए एक और एक स्मार्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस साइंटिस्ट का बस एक के बाद एक ब्रिलियंस देखना। इन्होंने 2 काउपी प्लांट्स लिए और उन पर जानबूझकर एक स्पेशल किस्म का वायरस क्यूकम्बर मोसैक वायरस छिड़का। ये इसीलिए क्योंकि उन्हें उस प्लांट में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर करना था। अब एलर्जी में होता क्या है? आसान भाषा में बेसिकली और स्ट्रेस क्रिएट होता है। सो मोर स्ट्रेस इज इक्वल टू मोर आरओएस, और टेक्निकली बात करें तो बॉडी सेल्स को मारने लगता है ताकि वायरस फैले नहीं, जिससे इन टर्न सेल्स का टर्नओवर रेट बढ़ता है यानी कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ता है और नतीजन आरओएस। सो इन शॉर्ट, अगर एलर्जी ट्रिगर किया जाए तो आरओएस बढ़ेगा। अब अगर आरओएस ही वो छुपा रुस्तम है तो इसके बढ़ने के साथ फोटॉन्स रिलीज भी बढ़ने लगेगा। अब यहीं पर आता है एक और एक स्मार्ट मूव। इन्होंने एक प्लांट में पहले से ही एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट टायरॉन इंजेक्ट करके रखा था, जो एक कॉमन आरओएस सुपर ऑक्साइड यानी कि O2 के साथ बाइंड होकर उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। और फिर जब इन्होंने दोनों प्लांट्स में फोटॉन्स की मात्रा को मेजर किया तो ये देखा, नंबर 1, एग्जैक्टली जिन जिन एरियाज में जहां पर एलर्जी ट्रिगर हुई थी वहीं पर फोटॉन्स की संख्या स्पाइक हो गई थी, यानी प्लांट्स लिटरली एक्स्ट्रा ग्लो कर रहे थे वायरस से फाइट करते वक्त। इनफैक्ट एक ग्रेडियंट ही क्रिएट हो गया था, यानी जितना वो एलर्जी एरिया से नजदीक उतना ज्यादा फोटॉन्स। नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट टायरॉन ने इन फोटॉन्स की इंटेंसिटी को 50 से 80% तक कम कर दिया था, विच क्लियरली मेंट कि आरओएस ही इन फोटॉन्स का मेन कॉज था, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स तो आरओएस को ही तो कम करते हैं। इन्होंने फाइनली प्रूफ कर दिया था कि आरओएस ही वो एक्चुअल रीजन है जिस वजह से हम ग्लो करते हैं। हम कितने आगे आ चुके थे इन बायोफोटॉन्स की रिसर्च में। स्पिरिचुअलिटी और स्पेकुलेशंस की दुनिया से वापस प्रैक्टिकल, लॉजिकल और हार्डकोर एविडेंस बेस्ड साइंस के डोमेन में। अब हाँ, इसका मतलब यह था कि हम इनसे सोल या कॉन्शियसनेस को तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट कैंसर्स जैसी जानलेवा बीमारियां को 100% डिटेक्ट कर सकते हैं। 1995 में कोबायाशी ने चूहों पर किए एक्सपेरिमेंट्स में यह तो प्रूव कर लिया था कि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स के मुकाबले 1.51 से 4.73 टाइम्स ज्यादा ग्लो करते हैं।
यानी कि एक तरह से ये कैंसर सेल्स लिटरली रोशनी के जरिए मदद की चीखें लगा रहे। बट ये एक्सपेरिमेंट्स चूहों पर किया गया था और साल 2004 में इन्होंने इंसानों में भी एडवांस्ड कैंसर सेल्स इमेजिंग के जरिए ये प्रूफ कर दिया कि कैंसर सेल्स इंडीड नॉर्मल सेल से कई ज्यादा फोटॉन्स एमिट करते हैं, क्योंकि वो तेजी से अनकंट्रोलेबली फैलते हैं। इसका मतलब साफ था कि कैंसर का सबसे पहला ट्यूमर क्रिएट होने से भी पहले उसे एकदम बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। आज हम कैंसर्स को सिर्फ ट्यूमर्स होने के बाद ही डिटेक्ट कर पाते हैं बायोप्सीज और एमआरआई स्कैन्स के जरिए। बट जस्ट इमेजिन ट्यूमर्स क्रिएट होने से ही पहले सेल्स की एक्टिविटी में एबनॉर्मेलिटी को पहले ही पहचान लिया जाए तो कितनी जानें बच सकती है, क्योंकि कैंसर रिकवरी में समय का तो सबसे बड़ा महत्व होता है। 2009 में कोबायाशी ने यह प्रूव किया कि हमारे शरीर का ग्लो हमारे बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम से एग्जैक्टली मैच करता है। दिन में जब मेटाबॉलिज्म हाई रहता है तो हम लिटरली ज्यादा ग्लो करते हैं और रात में रेस्ट के समय हम कम ग्लो करते हैं। 2019 में तो इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज दिखाई, नेचर का मिरेकल। एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के एवोल्यूशन के दौरान बॉडी का ग्लो कैसे चेंज होता है। अगर आपने अपने बचपन में पोकेमॉन देखा है तो उसमें कैसे जीव विकसित होने से पहले ग्लो होते हैं। वेल, रियल लाइफ में भी काइंड ऑफ यही होता है। मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के समय बस सिर्फ ग्लो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है। और इसी साल इन्होंने ये भी प्रूफ किया कि अगर आप धूप में बाहर ज्यादा घूमते हो तो आपकी स्किन पर ज्यादा यूवी एक्सपोजर पड़ने की वजह से आरओएस बढ़ेगा, जिससे बायोफोटॉन ज्यादा रिलीज होंगे। सो बेसिकली यूवी इंड्यूस स्किन डैमेज को बायोफोटॉन से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये इतना बड़ा एरिया है फ्रेंड्स कि इसमें मेडिकल एप्लीकेशन का कोई लिमिट ही नहीं है। शरीर में एलर्जीज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, म्यूटेशंस, एबनॉर्मेलिटीज को हम बस उनके ग्लो से ही समझ सकते हैं। और जैसे इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ जाएगा और डेटा लाइब्रेरीज बनेंगे, डॉक्टर्स सिर्फ पैटर्न्स के ही आधार पर फटाक से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Cancer research is increasingly powered by data. Now we have the tools to make a huge difference to human life. This invention has huge potential. But finally, इससे पहले मैं ये बताऊं कि कॉन्शियसनेस की थियरीज बनाने वाले साइंटिस्ट कहां पर गलत हो गए थे। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया क्या कि आरओएस की वजह से एग्जैक्टली फोटॉन्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं? इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? वेल, कोबायाशी ने अपने 2014 के इस रिसर्च रिव्यू में इसे सजेस्ट किया। बेसिकली इस प्रोसेस को एकदम शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करूं तो देखो, आरओएस होता क्या है। हमारा सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और आरओएस इसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे नाम बताता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये ऑक्सीजन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों? मोस्टली दो रीजंस की वजह से। नंबर 1, या तो इनमें अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए ये इधर उधर भटक रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड या O2। समझ लो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक सिंगल वर्जिन लड़के के जैसे होते हैं। या फिर नंबर 2, ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स तो होते हैं मगर इनके आपस में बॉन्ड वीक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है और एक अनहैप्पी अरेंज्ड मैरिज में फंसे वाइफ की तरह ये रेडी है किसी और से इश्क लड़ाने के लिए, किसी और से बॉन्ड होने के लिए। अब क्या होता है, अगर ये नाजायज रिश्ता सेट हो जाए तो घर बर्बाद हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारे बॉडी में भी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए डेस्परेट आरओएस हमारे सेल्स के डीएनए, प्रोटीन और लिपिड्स से इलेक्ट्रॉन्स छीनने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को कमजोर बना देते हैं। ऐसे समझो क्या होगा अगर एक बिल्डिंग के बेस से आप कॉन्स्टेंटली उसकी ईंटें निकालने लगो तो वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, राइट? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारे शरीर में भी। बट ये जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आरओएस के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ये बेसिकली जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोटॉन्स बनकर हमें नजर आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर पुश होने का मोमेंटम ही तो हमें लाइट पार्टिकल्स, फोटॉन्स के रूप में नजर आता है। सो ये है बेसिकली एक्चुअल रीजन हमारा शरीर ग्लो क्यों करता है। अब लेट मी ऑल्सो क्लियर दिस गाइस, और ये मैंने खुद भी जस्ट हाल ही में कुछ ही महीने पहले ही जाना था। ROS इज नॉट ऑल बैड। इनफैक्ट नॉर्मल मात्रा में तो हमारे शरीर को इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग का काम करता है, जो बॉडी को रिकवर करने का और डिटॉक्सिफिकेशन करने का मैसेज भेजता है। अलग अलग सेल्स तक ये सिग्नल्स भेजता है। इनफैक्ट ये ROS डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक्सट्रीमली जरूरी है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो
तो ROS के बिना आपकी बॉडी बनेगी ही नहीं, क्योंकि हार्डकोर वर्कआउट के बाद प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज को भी ROS मॉलिक्यूल्स ही एक्सट्रीमली इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, जिससे बॉडी मसल बिल्डिंग शुरू करता है। इनफैक्ट एक रिसर्च में तो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और विटामिन ई सप्लीमेंटेशन राइट बिफोर या आफ्टर वर्कआउट ने मसल बिल्डिंग स्टिमुलेशन को काफी हद तक ब्लंट कर दिया था, और कुछ महीने बाद जो लोग ये सप्लीमेंटेशन ले रहे थे उनके कम मसल्स बने थे। सो ROS के हमारे बॉडी में नॉर्मल लिमिट्स में कई इंपॉर्टेंट रोल है, बट अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। सो इन अ वे, जैसे गुरविच ने सबसे पहले कहा था कि ये जो लाइट हमारे शरीर से निकल रही है ये ग्रोथ के सिग्नल्स भेजती है, ये काइंड ऑफ सच है। आई मीन नॉट लिटरली कि फोटॉन्स कोहेरेंट पैटर्न्स के जरिए मैसेजेस भेज रहे हैं, बट इस लाइट के पीछे की जो असली सच्चाई है, ROS ये मैसेजेस जरूर भेज रही है। यू नो, साइंस एक ब्यूटीफुल सफर है डिस्कवरी का, जो फंडामेंटल से बिल्ड होता है और धीरे धीरे ग्रो होता है एविडेंस के बेसिस पर। एक बड़ी डिस्कवरी को लोग कितने अलग अलग एंगल से देखते हैं, कोई स्पिरिचुअल एंगल से तो कोई प्रकृति का ही एक ब्रिलियंस। मेरा मकसद आपको इस वीडियो में साइंस कैसे डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी बताना था। साइंस फंडामेंटल से बिल्ड होता है, और फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप, कोरोत्कोव और मसारू इमोटो ने कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज के बेसिस पर अपनी कई थियरीज बना तो ली, विजुअल एक्सपेरिमेंट्स करके इन्हें डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, लेकिन इनके कोई भी एक्सपेरिमेंट्स पीयर रिव्यूड नहीं थे, यानी कि दूसरे साइंटिस्ट द्वारा चेक होकर किसी रेप्यूटेड साइंस जर्नल में ये पब्लिश नहीं हुए। पॉप का अपने मैजिकल लाइट के कोहेरेंट पैटर्न्स बनाने का डेटा भी कंसिस्टेंट नहीं पाया गया। कोरोत्कोव तो अपने GDV डिवाइस से कोई मैजिकल ऑरा या एनर्जी फील्ड्स नहीं, बल्कि एक्चुअल में मॉइस्चर, प्रेशर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख रहे थे। और इमोटो, वो तो बिजनेसमैन थे, अपने बुक को न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर तक पहुंचाकर खुश थे। मगर इन आइडियाज ने आज तक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट कर दी है, जो बिल्कुल सूडो साइंस, पैरासाइकोलॉजी, मिस्टिकल साइंस और इवन स्पिरिचुअल साइंस के नाम से चलती है। और आज भी करोड़ों लोग इन बेबुनियाद चीजों में बिलीव करते हैं। साइंटिफिक आवाज दब जाती है और सेंसेशनल स्टोरीज हमेशा प्रमोट होती है। ये मिस्टिकल आइडियाज किसी साइंटिफिक जर्नल में कभी पब्लिश नहीं हुए, सिर्फ पब्लिश हुए इनकी किताबों में। और ये आइडियाज एग्जैक्टली वही थे जो लोग सुनना चाहते थे, ना कि जो एक्चुअल बोरिंग सच्चाई है। इनके लार्जर देन लाइफ थियरीज और कैरिज्मेटिक स्टोरी टेलिंग की गूंजों के तले सच्चाई की धीमी आवाज दबी रह गई। और फिर अंत में जब सच्चाई ने सारे सबूतों के साथ खुद को दुनिया के सामने पेश किया, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Before I end this video, don't forget to check out Scalar Friends, जो कई प्रैक्टिकल ग्रोथ प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं जिनसे आप करियर रेडी बन सकते हो।